हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे घर से करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व भी किए थे। यहाँ मैंने कुछ करके भी दिखाए थे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का, डायटोमिक मॉलिक्यूल का और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। उनके कुछ रूल्स थे, जैसे N1, N2, N3, N4 को निकालना। N1 क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल था। N2 क्या था? कितने उसके पास होने चाहिए थे। N3 क्या था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और N4 क्या था? टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। उन्हीं के बेस पे हमें क्या करना था, कुछ स्ट्रक्चर्स बनानी थी। ठीक है, हमने कुछ बनाई भी थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज क्या क्या दिया हुआ है। अब उसके हिसाब से चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है, वो है फॉर्मल चार्ज। क्योंकि ये टॉपिक पूरी तरह उससे रिलेटेड है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, इसीलिए इसको पहले पढ़ा रहा हूँ। लिमिटेशन इसके बाद पढ़ेंगे। जो लुईस का ऑक्टेट रूल था उसकी लिमिटेशंस को हम इसके बाद पढ़ेंगे। जो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है पहले उसको देख लेते हैं। जो लुईस स्ट्रक्चर थी वो जनरली क्या कहती, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही थी, वो एक्चुअल शेप को रिप्रेजेंट नहीं करती है। जो लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाई थी वो एक्चुअल शेप को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो जस्ट क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल, एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती। एक्चुअल शेप या स्ट्रक्चर ऐसी है वो लुईस स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते। वो तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने पे बात करती हैं कि हम ऑक्टेट कंप्लीट करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ उसी का ओवरव्यू देती हैं क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तब एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का। ये पॉसिबल है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाई थी हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज असाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट भी हाइपोथेटिकल होता है। ये कॉन्सेप्ट भी क्या है? हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है भाई, पहले ही बता रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। यानी कि एक्चुअल चार्ज फॉर्मल चार्ज से अलग होता है। एक्चुअल चार्ज इज डिफरेंट देन फॉर्मल चार्ज। यानी कि जो मॉलिक्यूल के ऊपर एक्चुअल चार्ज होता है वो हमेशा फॉर्मल चार्ज से क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी अलग होता है। अब हमें फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीखना है। आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज के लिए? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है उसने लिखा है, फॉर्मल चार्ज को आप एफसी भी लिख सकते हो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वो क्या दिया हुआ है? ये दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। यानी फ्री एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और उसके माइनस में, यानी उसमें से क्या घटाना है तुम्हें? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या घटाना है? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? लोन पेयर की बात कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और उसमें से भी माइनस करना है 1/2, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि टोटल नंबर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्री एटम के पास कितने होते हैं उसमें से क्या घटाना है? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी उसने कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसे हैं जो बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, और माइनस में हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है। देखो एग्जांपल के साथ करते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको एग्जांपल के साथ करवाऊंगा। पहले इस फॉर्मूले से करेंगे, उसके बाद इससे बहुत ज्यादा इजी वे में करेंगे जो बिल्कुल ही सिंपल होगा। सिंपल शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाऊंगा कि आप फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको अब रब कर देता हूं। इसके बाद हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीखेंगे तो एक चीज तो बिल्कुल ध्यान रखनी कि हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सिंपल है। अब मान लो कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि O3 यानी कि ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। अब कितने बच्चों ने बनाया है? जिन्होंने बनाया वो अब मेरे साथ फिर से बनाएंगे।
देखो ओजोन के लिए N1 कैलकुलेट करो, टोटल नंबर। पहली बात तो पॉलीएटॉमिक है, 3 एटम्स हैं, तीनों सेम है, इसलिए एटम के सिलेक्शन का तो कोई चक्कर नहीं है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम नंबर भी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, एटम भी सेम, तो कोई चक्कर नहीं, किसी को भी मान लेना सेंट्रल एटम। अब देखो N1 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 3 एटम है, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। N2 यानी कि अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, हर एक के पास 8 होने चाहिए थे, यानी 3 एटम है तो टोटल 8 होने चाहिए थे एक के पास, तो 3 के पास कितने हो गए 24। N3 की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी शेयर कितने किए हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था N3 का, N2 माइनस N1। देखो 24 यानी टोटल जितने होने चाहिए थे और उसमें से कितने उसके पास वैलेंस शेल में, तो शेयर कितने आ जाएंगे 24 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या है शेयर्ड है, क्या आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, क्या आ गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 6 आ गए। अब देखो N4 कैलकुलेट करो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N1 माइनस N3 कर दो, 18 माइनस 6 कर दो, 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बच जाते हैं जो कि अनशेयर्ड है, 12 इलेक्ट्रॉन कैसे बच जाते हैं जो अनशेयर्ड है। अब देखो इससे हमें, अब पहले ही चीज हमें क्या करनी है, जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्रा करने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान लिया, दूसरे को यहां रख दिया, तीसरे को मैंने यहां रख दिया, सिंपल है। अब देखो सबसे पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली पार्टिसिपेट करवाना है, यानी हमारे पास शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं N3 6 हैं, यानी 2 4, ठीक है 2 और 4। अब इन दोनों में से किसी के साथ भी एक डबल बॉन्ड बना दो, चलो मान लो मैंने इसके साथ बना दिया, 6 हो गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद ये करना है कि हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक्चुअल में क्या करना होगा, सेकंड स्टेप क्या था, हमें ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, किसको कंप्लीट करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए हमारा। तो अब देखो सबसे पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूं, 2 और 2 4 5 6 7 8, इसके पास भी 5 6 नहीं, इसके पास कितने हैं 5 6 7 8, ठीक है इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसके पास 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसकी, ओजोन की। अब हमें इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, इन फ्री एटम, फ्री एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और उसके माइनस में 1/2 हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सके उनका हाफ। अब ये तो है फार्मूले से, पहले सिखाऊंगा जो एनसीईआरटी का फार्मूला, एनसीईआरटी की बुक में जो फार्मूला दिया हुआ है उससे सिखाऊंगा सबसे पहले, ठीक है कैसे कैलकुलेट करते हैं, करो कैलकुलेट। तो मैं यहां लिख रहा हूं FC फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, तीनों ऑक्सीजन को मैंने नंबरिंग दे दी 1 2 3, फॉर्मल चार्ज किस पे, फर्स्ट ऑक्सीजन पे, फर्स्ट पे कितना है, इस ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। अब ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ठीक है हमने लिख दिए, माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर कितने हैं उसके पास, नॉन बॉन्डिंग, बाकी सारे तो बॉन्डिंग में है ना, बाकी तो 2 4 ये 1 2 3 बॉन्डिंग में ही। अब नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही लोन पेयर है जो नॉन बॉन्डिंग में है, बाकी सब तो इसके बॉन्ड बनाए हुए ना, यानी एक ही लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल जो नॉन बॉन्डिंग के, माइनस में हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं
1 2 3 4 5 6 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा फॉर्मूला, आप इसको सोल्व कर लो। फर्स्ट के लिए एफसी चार्ज, एफसी फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 6 - 2 कितना होता है 4, माइनस में 1/2 3, 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, यानी इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा +1, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आया +1 आया। ठीक है, अब ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे फॉर्मल चार्ज, सेकंड पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है सेकंड ऑक्सीजन पे, सेम फॉर्मूला। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग यानी इसके पास लोन पेयर कितने, 1 2 3, यानी 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास नॉन बॉन्डिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में है, बाकी 6 लोन पेयर में, इसका मतलब 6 के 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। माइनस में 1/2, अब बॉन्डिंग में कितने हैं 2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 0, कितना आया यहाँ पे 6 में से 6 के 0, -1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितना होगा भाई, जो इसके पास फॉर्मल चार्ज है वो कितना आया -1, यानी इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है -1 है। अब तीसरे नंबर पे यानी थर्ड पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम में कितने होने चाहिए थे, ऑक्सीजन के पास 6, माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर कितने उसके पास 2 है, 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 1/2 ऑफ कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, 2 2 - 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है 0, यानी इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, यानी इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1। अब एक चीज मैं यहां और बताना चाहता हूं, अब +1 और -1 का कॉन्सेप्ट जब आपने समझ लिया तो ध्यान रखना एक्चुअल में हमने इस ओजोन के ऊपर क्या कोई चार्ज देखा है कभी, O3 के ऊपर क्या कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है हमें जब भी मॉलिक्यूल लिखते हैं, कभी नहीं दिखता। इसका रीजन क्या है बताता हूं अभी। ये फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता, जो पहले ही बता चुका हूं, ये कभी भी एक्चुअल चार्ज नहीं होता, ये कभी भी एक्चुअल चार्ज नहीं होता, ये तो सिर्फ हेल्प करता है कि लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी की स्ट्रक्चर कौन सी है वो डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मल चार्ज इतना हुआ, तो अब देखो जब भी हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोबारा याद कर लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करें, जैसे ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बी को, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, या ए जिसने दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसने लिए उसके ऊपर हम क्या दिखा सकते हैं नेगेटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को भी हम ऐसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो कर सकते हैं। और अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा कि ओजोन के मॉलिक्यूल में एक, अब इसने पॉजिटिव चार्ज दिए इसका मतलब एरो इस साइड होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी साइड एरो हेड होगा। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है ओजोन की। ठीक है, ठीक है, ये होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, बाकी के 2 बॉन्ड कोवलेंट होते हैं और एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना मिलेगा, और ऐसा ही ओजोन भी एक ऐसा ही मॉलिक्यूल है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। जहां भी प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, +1 -1 सेम, +2 -2 ऐसे सेम चार्ज आ जाएगा, वहां हम क्या मान लेंगे A+B- वाला कॉन्सेप्ट, यानी उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया भी था, अब उसी को ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इनको N1 N2 को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, N1 N2 N3 N4, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का। अभी तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया किससे, डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा है उससे, और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा डायरेक्ट तरीके से। अब जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं वो होगा डायरेक्ट तरीका। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। अब देखो हमने क्या किया था, हमने CO3 कार्बोनेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी। कैसे बनाई थी जरा ध्यान देना। N1 क्या होगा कार्बोनेट आयन के केस में, हाइड्रोजन तो है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कार्बन के पास 4 और ऑक्सीजन के पास 6, कितने ऑक्सीजन है 3, तो कितने हुए 18 और 4 22, प्लस में अब क्योंकि दो चार्ज नेगेटिव है तो मैंने पहले ही बोला था जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो प्लस में आ जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो 22 और 2 कितने हो गए 24। N2 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि उसके पास होने कितने चाहिए थे, 4 एटम है 8, एक के पास होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे 32। N3 की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, N2 माइनस N1 कर दोगे तो 32 माइनस 24 कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 8, सिंपल सी बात है। N4 यानी नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N1 माइनस N3 कर दो, 24 माइनस 8 कर दो, 16 आ जाएगा, सिंपल है, हमने यही बनाया था। पहला रूल क्या है, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं हर एक चीज की बात करेंगे, सबसे पहला रूल क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखो, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करना था, मुझे सिलेक्शन करना था, क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सिलेक्शन करना होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इन नंबर में हो। सबसे पहले तो लेस इन नंबर देखो कार्बन ही है, तो सिंपल सी बात है यही आ जाएगा मेरा। फिर इसके बाद मैंने 3 ऑक्सीजन ठोक दिए, 3 ऑक्सीजन ठोक दिए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर करने, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 8, तो करो भाई 2 4 6 इक्वली हो गए। 8 करने के लिए भी 2 के बीच में कर दो क्योंकि बाकी तीनों एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन है, तो ऐसे कर दिए मैंने। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करो, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करो भाई। उसके बाद ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके पास कितने हो जाएंगे 2 2 4 2 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है, याद रखना। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसकी, कार्बोनेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है कि किसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है। याद रखना, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, सबसे पहले मैं कार्बन एटम पे कैलकुलेट करने की बात करूंगा, तो याद रखना सबसे पहले आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 4। अब देखो उसने बॉन्ड कितने बनाए हैं, 1 2 3 4, यानी चारों के चारों उसके शेयर्ड है, ना ही तो उसने कुछ लिया हुआ एक्स्ट्रा ना ही उसने कुछ दिया हुआ एक्स्ट्रा, तो यानी इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया 0 आया। इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आया 0। जब उसने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल से, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी वैलेंसी जितनी होती है, अगर उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसमें नेगेटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना उसने एक्स्ट्रा, अगर उसने उससे कम है उसके पास तो जितना कम है उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से सुनना, जितना एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो उतने, जितने ज्यादा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज लिख दो, और अगर जितने कम है तो उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज लिख दो। ये है शॉर्टकट, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल। देखो अब ध्यान रखना, अब इनको मैंने फिर से नंबरिंग दे दी 1 2 और 3। पहले फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ध्यान रखना कितने होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब देखो 1 2, ठीक है, 2 तो है अब इसके पास, 3 4 5 6, यानी इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है। अब देखो हमने क्या देखा था, कार्बन ने तो चारों के चारों बॉन्ड बनाए हुए थे, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 2, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 6 के 6 इसके पूरे, यानी इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया। इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज कितना 0, कितना फॉर्मल चार्ज है इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज।
1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 के 6 हैं वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, ना ही उससे कम है ना ही उससे ज्यादा है, तो 0 आ गया। अब देखते हैं कार्बन फॉर्मल चार्ज किस पे, ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे, दूसरे ऑक्सीजन एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है। शॉर्टकट अपनाते हैं, देखो कितनी वैलेंसी होती है 6 ऑक्सीजन की, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये वाला ध्यान ध्यान देना। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ, यानी एक इसका जो शेयर है आपस में, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 4 6 और 1 7, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अपनी वैलेंसी से, अपनी वैलेंसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है तो जितना एक्स्ट्रा उतना चार्ज लिखो, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे भी सेम केस यहाँ पे भी बन रहा है, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, ठीक है, माइनस बनाया, इस पे भी माइनस बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास भी कितने हैं 7 ही हैं, 2 4 6 तो इसके पास होते हैं, 1 एक्स्ट्रा है तो 1 माइनस चार्ज इसके ऊपर लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 माइनस चार्ज एक्चुअली क्या कहाँ होता है, किस किस ऑक्सीजन पे होता है। 2 माइनस चार्ज एक्चुअली 2 ऑक्सीजन होते हैं जिनके ऊपर जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रखे होते हैं, इसी वजह से ये 2 माइनस चार्ज आता है कार्बोनेट आयन के ऊपर, ठीक है। अब इस चीज को बिल्कुल ही इजी तरीके से समझा दिया, पहले मैंने फॉर्मूले से समझाया, उसके बाद मैंने समझाया किससे, डायरेक्ट मेथड से। ये था फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने हैं। कल जितने एग्जांपल मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के दिए थे ना, उन सब पे हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। पहले करना है जो बुक वाला मेथड है, यानी पूरा लंबा मेथड फॉर्मूले वाला, फिर करना है शॉर्टकट से डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, अगर ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो जितने ज्यादा उतना नेगेटिव, अगर कम है तो जितना कम उतना पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाएगा कहां कहां, और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा किसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके पास नहीं है। सिंपल है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके बारे में बात करते हैं वो है लिमिटेशंस क्या है ऑक्टेट रूल की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है ऑक्टेट रूल की, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। ध्यान देना है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं किसके बारे में, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। किसके बारे में, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहली चीज क्या थी, ऑक्टेट रूल बहुत यूजफुल था लेकिन यूनिवर्सल नहीं था। कहने का मतलब क्या था कि ये जनरल रूल था। क्या था, जनरल रूल था, एब्सोल्यूट नहीं था। ये जनरल था बट एब्सोल्यूट नहीं था, यानी ये सिर्फ एक जनरल रूल था। कुछ एक पे अप्लाई हो रहा था, कुछ एक जगह अप्लाई हो रहा था, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था। और एब्सोल्यूट रूल कौन सा होता है, जो हर जगह अप्लाई हो, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। अब देखते हैं कि इसके जो 3 टाइप के एक्सेप्शन थे ऑक्टेट रूल में, 3 टाइप के, टोटल कितने टाइप के एक्सेप्शन थे, 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। ऑक्टेट रूल के पास 3 टाइप के एक्सेप्शन थे, हमें उनको देखना है कि वो क्या क्या थे। पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। पहले टाइप का एक्सेप्शन क्या था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ, सीए का मतलब सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था सेंट्रल एटम का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं कि मान लो कि ये कौन सा केस था, जो एलिमेंट थे जिनके पास 4 से कम, स्पेशली क्या थी, 4 से लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी जिनकी वैलेंसी 4 से कम थी, ये उन्हीं का केस था, उनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। जैसे कि एग्जांपल दिया गया BF3 का, ठीक है, LiCl का, समझे, BeH2 का, ठीक है, ये थे एग्जांपल, BCl3 का, ठीक है। और ऐसे ही सिंपल ये वाले एग्जांपल थे सारे के सारे जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट था सेंट्रल एटम का। कैसे, देखो, अब मेरी बात सुनो, बोरोन के पास वैलेंस शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास तो सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कहां से कंप्लीट करेगा, इसने तो 3 ही बॉन्ड बनाए। बोरोन एक फ्लोरीन के साथ, दूसरे फ्लोरीन के साथ और तीसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो इसने तो 3 बॉन्ड बना लिए। 2 4 6, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए हमें, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और यहां जब ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है, ये एक्सेप्शन हो जाता है ऑक्टेट रूल का। दूसरे टाइप का एक्सेप्शन क्या था, वो था ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। पहले टाइप का एक्सेप्शन डिस्कस कर लिया है मैंने, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। दूसरे टाइप का एक्सेप्शन अब डिस्कस करने जा रहा हूं, वो क्या था, ओड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड, यानी कि जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन थे, इवन नहीं थे, ओड इलेक्ट्रॉन। अब देखो दूसरा एक्सेप्शन क्या था, सेकंड टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या था, ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या थे, ओड इलेक्ट्रॉन थे। यानी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है कंपाउंड, या फिर यहां पे क्या लिख दोगे, मॉलिक्यूल। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की बात करता है, यानी ओड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि NO एंड NO2। NO2 का भी स्ट्रक्चर आपको उससे बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। NO एंड NO2 की बात कर रहे हैं तो उससे बनाना है। इनके पास ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं होता हर एक एटम के लिए। कैसे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या इसको देखो, ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 तो इसने यहां शेयर कर लिए, एक लोन पेयर हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, ऑक्टेट अब भी पूरा नहीं होगा, 1 2 3 और यहां पे कितने हो गए 4 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे होगा 2 3, यानी 2 4 6 और ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 7। इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लो, ये रहा, ये लुईस स्ट्रक्चर थी भाई, लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाई है मैंने आप लोगों को। और इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है, ये एक और एक्सेप्शन था। तीसरे टाइप का एक्सेप्शन क्या था, थर्ड टाइप का एक्सेप्शन क्या था, वो था एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कंपाउंड्स, यानी कुछ कंपाउंड्स में एलिमेंट्स ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रखा। जैसे जब बात करते हैं, ये ऑक्टेट रूल इजीली फॉलो होता है सिर्फ सेकंड पीरियड तक, लेकिन सेकंड पीरियड के बाद जब थर्ड पीरियड की बारी आती है, किसकी बारी आती है, थर्ड पीरियड की। जब थर्ड पीरियड की बारी आ जाती है ना, तब दिक्कत क्या आती है, तब दिक्कत ये आती है कि थर्ड पीरियड में इनके पास 3d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट d कर सकता है। यानी ये अपने ऑक्टेट को 8 से ऊपर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं बॉन्डिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं SF5 SF6 H2SO4 एज एन एग्जांपल। SF5 का एग्जांपल दे रहा हूं तो S F F F F और F। देखो भाई, यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर के पास हैं, 2 4 6 8 और 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के पास, यानी वो ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। SF6 में कितने हो जाएंगे, SF6 में कितने हो जाएंगे, जितने बॉन्ड है उनके डबल इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड है यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 से 4 ज्यादा। H2SO4 में भी सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। कैसे, स्ट्रक्चर देखो H2SO4 की कैसे होगी, HO सल्फर O O
OH। सल्फर के पास कितने हो जाते हैं? 4 4 8 और 2 4 4 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सल्फर के पास। सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी ऑक्टेट से ज्यादा चले जाते हैं। तो ये थी 3 लिमिटेशंस, जो मेन लिमिटेशन थी लुईस के ऑक्टेट रूल की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। आज जो मैंने दिया है फॉर्मल चार्ज और लुईस की ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस को आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है, बिल्कुल थोरोली जाना है। जितने ज्यादा एग्जांपल कर सकते हो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की उतने ज्यादा करो, जितने ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने कर सकते हो उतने ज्यादा परफॉर्म करो। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।